आज का सेशन कहाँ से स्टार्ट किया जाए? हाँ, नॉट डन तक हुआ था। और कल हम लोग एग्रीगेट फंक्शन भी देखे थे ना, जिसमें सब मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज इन सारे को भी देखा था। और कल सारा काम हम लोग किए थे ऑलमोस्ट किस पे? कोर्स वाले पे और एम्प्लॉय वाले पे, राइट? चलो ठीक है। इसमें आज हम लोग देख लेते हैं एक और चीज़ों को जो बहुत ज़रूरी है। हैविंग क्लाउज को भी देख लेते हैं, बट हैविंग क्लाउज को देखने के पहले एक चीज़ और देखना पड़ेगा, ग्रुप बाय। क्या देखना पड़ेगा? ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लाउज। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। रीज़न ये है कि लास्ट हमने क्या देखा था? एग्रीगेट फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन के लिए ही हैविंग क्लाउज का और ग्रुप बाय का यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट हैविंग क्लाउज तो यूज़ होता है सिर्फ ग्रुप बाय के लिए ही। जैसे सेलेक्ट क्वेरी के साथ कंडीशन को चेक करने के लिए वेयर क्लाउज का यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से ग्रुप बाय के साथ फिल्ट्रेशन के लिए हैविंग क्लाउज का यूज़ किया जाता है। अब सवाल है कि ग्रुप बाय का यूज़ कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे? तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और आपको आसानी से समझ में आए। यूज़ कौन सा था? अब नेट क्या क्लियर? शो यही था ना। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम क्या? कोर्स। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम कोर्स। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग करते हैं। अब अगर मुझे ये देखना है कि मुझे सारे कोर्सेज का मेरा फ़ी क्या है, मेरे पास जितने कोर्सेज अवेलेबल है उनमें सारे कोर्सेज का फ़ी क्या है, तो क्या क्वेरी लिखेंगे? बता सकती है सोमी? सारे कोर्सेज का फ़ी मुझे पता करना है। हाँ, सेलेक्ट स्टार सम ना, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे पहले। सेलेक्ट सम ऑफ व्हाट? सी फी, यही ना लिखेंगे? सेलेक्ट सम ऑफ सी फी। अब इसका कुछ नामों दे दें, तो एक टेम्पररी हम चाहते हैं कॉलम बना दें, तो क्या लिखेंगे? एज और टोटल फी। ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब कह रहा है क्या कि सी फी अवेलेबल नहीं है। ओहो, कहाँ से करना हो तो बता ही नहीं। फ्रॉम कौन सा टेबल है? कोर्स। अब टोटल फी कितना आ गया अपना? अब टोटल और फी के बीच हमें क्या देना है? गैप देना है तो दे सकते हैं, बशर्ते उसको डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा। तो टोटल फी तो इतना आ गया, तो लिख, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैपिटल में लिखना है तो भी लिख सकते हैं। टोटल जैसे लिखना हो, बट गैप देना है तो उसको किस में रखेंगे? डबल कोट में रखेंगे। अगर गैप नहीं देना है तो डबल कोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ ग्रुप बाय का ज़रूरत क्यों पड़ता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। अब इसमें से कुछ ऐसे कोर्सेज भी होंगे ना, इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जो रिपीट हुआ होगा, या ऐसा कोई फ़ी तो होगा जो रिपीट हुआ होगा। हो सकता है कि नहीं? अब मुझे देखना है कि ऐसे कितने कोर्स हैं जिसका कि फ़ी सेम, मतलब सेम फ़ी वाले कोर्सेज के लिस्ट को देखना है मुझे। तो क्या उपाय है? तो मुझे कोर्स का नाम भी तो देना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? सी नेम, शायद ही कॉलम था ना।
अब जैसे ही यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ एरर आ जाएगा। नहीं, अब यहाँ साफ साफ कह रहा है इन एग्रीगेटेड क्वेरी विदाउट ग्रुप बाई, मतलब ये तुरंत बुरा मान गया कि अगर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो ग्रुप बाई का यूज़ करो। बिना ग्रुप बाई का अगर आप इस तरीके से क्वेरी लिखोगे तो एरर आएगा। आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप करना चाह रहे हो तो ग्रुप किसके अकॉर्डिंगली करना है, ये बताओ। अब अगर मान लो यहाँ हम सम के जगह पे काउंट भी दे सकते थे, क्या दे सकते थे, काउंट भी दे सकते, फिर भी वही एरर है। तो जब हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर रहे हो, उसी टाइम पे किसी और कॉलम से डेटा को फिल्टर करना हो जिस पे एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं उसके अलावा भी, तो इसके लिए मुझे किसका यूज़ करना होगा, ग्रुप बाई का यूज़ करना होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो देख लो, बड़ा आसान है। अब यहाँ लिखना होगा मुझे क्या, ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई में हमें उसी कॉलम का नाम डालना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ मैंने कॉलम का नाम क्या डाला है, तो मुझे यहाँ भी क्या देना पड़ेगा, सी नेम। अब बताओ, जो रिपीटेड कोर्स है तो कोई भी कोर्स रिपीट है नहीं, सारा कोर्स यूनिक है। तो इस वाले पे इसको लगाना ज़्यादा सही नहीं रहा। हाँ, इस पे लगाना ज़्यादा सही रहेगा, किस पे, सी फी पे। तो ग्रुप बाई में भी क्या देना पड़ेगा, अगर सी नेम देंगे तो फिर ये भला बुरा मानेगा, क्योंकि जिस कॉलम के अकॉर्डिंगली आप फिल्टर कर रहे हो ग्रुप बाई में वही नाम डालना पड़ेगा। अब देखो 12,000 वाला कितना कोर्स है मेरे पास, एक कोर्स है। 15,000 वाला कितना कोर्स है मेरे पास, 4 गो है। अब 25,000 वाला कितना कोर्स है, हाँ होगा, जरूर होगा। देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स। देखो 12,000 वाला एग्जैक्ट कितना है, एगो है। और 15,000 वाला क्या हुआ है, एगो, 2, 3, 4। 25,000 वाला कितना है, एक, कहाँ गलती की है। तो ग्रुप बाई का यूज़ समझ में आया। जब आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर रहे हो और साथ में आप फिल्ट्रेशन भी करना चाह रहे हो, तो इसके लिए जिस कॉलम के अकॉर्डिंगली फ़िल्टर करना चाह रहे हो उसको आपको ग्रुप करना पड़ता है। ग्रुप करने के लिए जो हमें क्लाउज यूज़ करना पड़ेगा जिसको कहते हैं ग्रुप बाई। क्लियर हुआ। अब ग्रुप बाई पे अगर हमें कंडीशन लगाना, ग्रुप बाई पे क्या लगाना हो, कंडीशन लगाना हो, तो आप यहाँ वेयर नहीं लगा सकते, सेलेक्ट के साथ वेयर लगता है। यहाँ क्या लगेगा, हैविंग क्लाउज। क्या लगेगा, अब जैसे इस पे कंडीशन डाल दे रहे हैं कि मुझे उसी को दिखाओ जिसका कि फी 15,000 से ज़्यादा हो, तब तो एक को दिखेगा हैविंग। यहाँ तो बहुत डेटा है नहीं। तो 15,000 से ज़्यादा सीफी वाला क्या क्या हुआ है अपने पास। और यहाँ पे एक काम करें, कुछ ज़्यादा तो है ही नहीं, तो 12,000 से ले लें। तो 12,000 से ज़्यादा वाले में क्या दिखाएगा,
15,000 वाला 4 गो और 25,000 वाला 2। तो यहाँ आप वेयर नहीं लगा सकते। अगर आप यहाँ वेयर लगाएंगे तो एरर है। इसलिए ग्रुप बाई स्टेटमेंट के साथ कंडीशन चेक करने के लिए हैविंग क्लाउज का यूज़ किया जाता है। लेकिन आ गया एरर, यहाँ वेयर आप नहीं लगा सकते, लेकिन सेलेक्ट के साथ क्लाउज क्या लगाते हैं, वेयर। लेकिन ग्रुप बाई के साथ जो क्लाउज लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, हैविंग क्लाउज। तो ग्रुप बाई यूज होता है किसके साथ, एग्रीगेट फंक्शन के साथ। और हैविंग क्लाउज किसके साथ यूज होगा, ग्रुप बाई के साथ। आई थिंक इजी वे में समझ में आया होगा। समझ लीजिए, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ वेबसाइट भी बताएंगे जिस पे MySQL का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी दिया जाएगा। उस क्वेरी को आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी नहीं दिया जाएगा, इनफैक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन के लिए क्वेरी आपको खुद लिखना है, क्योंकि मेन तो काम वही है। तो ग्रुप बाई और हैविंग हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बात करते हैं ज़रा व्यू का। नहीं तो देखो, व्यू का यूज़ किया जाता है। अगर मान लो कि मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड सब क्वेरी लिखना है या जॉइंस लिखने हैं, तो अगर जॉइन या कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेरी लिखते हैं और बार बार अगर उसको लिखना हो, तो पहला तो टाइम टेकन है, दूसरा एरर के भी गुंजाइश हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि बार बार मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी या जॉइंस लिखना ना पड़े, बल्कि एक सिंपल हम क्वेरी लिखें और वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट कर जाए। हाँ। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली व्यू बनाते हैं। तो आप कह सकते हो कि व्यू बेसिकली एक निकनेम हुआ किसका, किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी का, जिसमें कि हमने सब क्वेरीज यूज़ किया है, जिसमें कि हमने क्या यूज़ किया है, जॉइंट्स यूज़ किया है ना। तो बात करें हम लोग व्हाट इज़ व्यू इन SQL। अब एक कहेगा कि SQL में व्यू है क्या, तो व्यू वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एन SQL स्टेटमेंट। अगर एकदम साधारण भाषा में कहा जाए तो व्यू बेसिकली होता क्या है, किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज का एक उपनाम होता है। किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी का क्या होता है, एक उपनाम होता है, ताकि बार बार मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी लिखना ना पड़े। अब गांधी जी का पूरा नाम हम लोग लेते हैं, कलाम साहब का ही पूरा नाम लेते हैं, दिक्कत हो जाए। अब आधे नाम लेते हैं, लोग समझ जाते हैं। तो वो क्या हुआ, उसका शॉर्ट नेम, निकनेम। ये तो इतना हिंदी है, नहीं समझ में आ रहा है, ये ठीक है। क्या कह रहे हैं, इन डेटाबेस अ व्यू इज द रिजल्ट सेट ऑफ अ स्टोर्ड क्वेरी which can be queried in the same manner as a persistent database collection object. This pre-established query command is kept in the data dictionary. एकदम आसान भाषा में कहा जाए तो आप यही याद रखो कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी का जो एक हम लोग निकनेम क्रिएट करते हैं, एक उपनाम जो क्रिएट करते हैं, वही क्या कहलाता है, व्यू कहलाता है। कैसे व्यू बनाते हैं, कैसे व्यू को यूज़ करते हैं, ज़रा इन सारे बातों पे देख लें। ऐसा है कि कोई दो टेबल में डेटा है जिसके आपस में जोड़ा गया, हाँ, एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट में है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हाँ, चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनने का है कि व्यू क्यों ज़रूरी है बनाना। मान लो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन ये आ रहा है कि मुझे एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, नाम चाहिए,
नाम आईडी चाहिए, नेम चाहिए, और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, नेट सैलरी चाहिए और डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। समझ में आ रही बात? तो क्या लिखेंगे, कोई बताएंगे आप लोग में से? इनर ज्वाइनिंग यूज़ करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सेलेक्ट EMP डॉट EID ना, एम्प्लॉय आईडी चाहिए था कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। और उसके बाद EMP डॉट ई नेम, फिर कॉमा, और क्या चाहिए था इसमें? EMP डॉट DOJ चाहिए था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए था। EMP डॉट नेट सैलरी चाहिए था, और क्या चाहिए था? अब डिपार्टमेंट DEPT शायद यही था ना, डिपार्टमेंट डॉट क्या चाहिए मुझे? डी नेम चाहिए बस। और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी नाम चाहिए बाय द वे, HOD। तो क्या क्या कौन कौन से कॉलम से डेटा लाना है वो पहले बता दिए। फ्रॉम पहले एम्प्लॉय, पहले टेबल का नाम, मतलब लेफ्ट टेबल का नाम जो है EMP, क्या लिखते हैं? इनर ज्वाइन, और उसके बाद क्या? DPT। अब उसके बाद कंडीशन देना पड़ता है ऑन, क्या लिखेंगे? EMP डॉट EID DID बराबर DEPT डॉट DID। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी लिखना पड़ा। अब सोचो बार बार अगर मुझे इतना लिखना पड़े सोच सोच के, तो क्या मुश्किल होगी या नहीं? तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ है सॉल्यूशन। आइए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे शो, और फिर क्या देते हैं, क्या लिख रहा हूँ मैं? अब सही है? हाँ अब सही है। अभी कोई व्यू है बना हुआ जिसका नाम हो एम्प्लॉय डेटा? नहीं ना, बनाने वाले हैं, इसलिए पहले दिखा दिए कि देख लो, कोई जादूगरी नहीं है, लॉजिक है। अभी यहाँ पे कोई ई डेटा नाम से या एम्प्लॉय डेटा के नाम से नहीं बना हुआ है। एक व्यू क्रिएट करने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे? क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम क्या सोचे हैं? EMP एम्प डेटा। कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? एज, और उसके बाद उस क्वेरी का नाम। बस इतना ही करना है, व्यू आपका बन गया। अब क्वेरी हमने लिखा नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट मारे क्योंकि क्वेरी ऑलरेडी था वो। अब अगर हम दोबारा लिखें यहाँ पे शो टेबल्स, कुछ फर्क समझ में आया होगा, ऑब्जर्व किए होगे तो बताओ। यहाँ इंप डेटा के नाम से एक बन गया, ये टेबल नहीं है, व्यूज है। भले ही दिखाता है टेबल के लिस्ट में, क्या ये व्यू है। अब इसको यूज कैसे करना होता है? तो कुछ नहीं, बस लिख दो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था? इंप डेटा। क्या बात है। तो व्यू का बेनिफिट समझ में आया? तो बेसिकली व्यू हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी को, जिसमें हम लोग जॉइंट्स यूज़ किए हों, सब क्वेरी यूज़ किए हों, ग्रुप बाय यूज़ किए हों, हैविंग क्लॉज यूज़ किए हों, तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी जो बनाया गया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? शॉर्ट नेम दे सकते हैं, क्विक नेम दे सकते हैं। तो व्यूज़ का फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। इसको मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं, सब कर सकते हैं। व्यूज़ के बाद फिर है यूनियन और यूनियन ऑल, ये भी बड़ा काम का है। अब जो ऑप्शन बचा हुआ है वो बस इम्पॉर्टेंट ही है। यूनियन और यूनियन ऑल का क्या काम? यूनियन का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं मैथ में, हाँ समूह होता है। यूनियन मतलब क्या होता है? समूह होता है। तो मान लो कि एक सेल्स का रिपोर्ट बनाने के लिए इसके पास दिया गया है, एक उसके पास, एक इसके पास। अब सबको हम चाहते हैं कंसोलिडेट करके एक टेबल बनाए, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? सेल्स का अलग अलग टेबल बना हुआ है,
हम चाहते हैं कि सेल्स के सारे टेबल्स के डेटा को एक साथ कंबाइन करके दिखा दिया जाए। तो अलग अलग टेबल्स के रिकॉर्ड्स को एक साथ कैसे हम लोग देखेंगे बिना ज्वाइन का यूज़ किए हुए, क्योंकि ज्वाइन के लिए तो लिंक करना ज़रूरी है, लेकिन हमने लिंक भी नहीं करा है। मान लो कि अलग अलग जगह पे एक ही कंपनी का अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग लोकेशन पे। अब हर ब्रांच पे सेल्स का अलग अलग डेटा है। हम चाहते हैं सारे ब्रांच के डेटा को एक साथ कंबाइन करें, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? यूनियन का। कैसे? लेकिन यूनियन के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, इस सारे टेबल में सेम नंबर ऑफ फील्ड होना चाहिए, उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ये दो शर्त है। अब ऐसा कोई है टेबल बना हुआ? ना। सिमरन को भेजी थी। हाँ? अच्छा, वैसे तो नहीं बैठने वाली है, कुछ न कुछ वो काम में ही हाँ? एक सेल्स के नाम से टेबल बना दे रहा हूँ और एक टेबल बना रहा हूँ अब इन दोनों टेबल में कुछ रिकॉर्ड डालना है। दोनों टेबल में कुछ रिकॉर्ड डालना है। लोग कोई रिकॉर्ड डालेगा, तब तक हम पॉज कर दे रहे हैं, वीडियो बड़ा नहीं होगा। अब इस पे हमें यूनियन और यूनियन ऑल का यूज़ करना है ना, तो हम लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या मान लो आईडी नहीं देखना मुझे, नेम और अमाउंट देखना है। क्या देखना है? SMNAME नेम और अमाउंट फ्रॉम सेल्स, और उसके बाद लिखना होगा UNION यूनियन, और उसके बाद सेलेक्ट SM नेम और अमाउंट फ्रॉम सेल। स्पेलिंग गड़बड़ हो गया ना? अच्छा छोड़ हटाओ, स्पेलिंग बाद में देख लेंगे, अभी बस यूनियन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ गलत लिखे हैं। तेरी बात ये ना बताना था। ये पहले वाले का क्या था? सेल्स। ये सही है, यूनियन। और दूसरे वाले का क्या है? सेलेक्ट SM नेम और अमाउंट। ये तो सही है। और लेकिन फ्रॉम, इसका नाम क्या है? और सेल 2 ना? हाँ, देखो सही है।
ये यूनियन करके क्या दिखा रहा है, इन दोनों रिकॉर्ड को देखो। इसमें टोटल कितना रिकॉर्ड था, इसमें टोटल कितना था, तो टोटल कितना रिकॉर्ड हो गया, इसमें 10 रिकॉर्ड है। अगर 10 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे अब ऐसे देखो टोटल 8 रिकॉर्ड है, इसलिए 8 रिकॉर्ड है, 10 क्यों नहीं है जानते हो? यहाँ तो 10 होना चाहिए था, क्योंकि 2 कॉमन है। अगर कॉमन वाला भी चाहिए तो आपको बस करना ये पड़ेगा, लिखिए सेलेक्ट एसएम नेम अमाउंट फ्रॉम सेल्स, और उसके बाद आपको लिखना होगा यूनियन ऑल, यूनियन ऑल, और उसके बाद सेलेक्ट एसएम नेम और अमाउंट फ्रॉम सेल। आ गया? तो ये कहानी है किसका, यूनियन और यूनियन ऑल। अब बताओ क्या बताना है नेक्स्ट, ऑर्डर बाय और लिमिट, है ना, ऑर्डर बाय और लिमिट। कोर्स में इतने सारे कोर्स हैं, लेकिन मुझे इसमें से कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। अभी किसी ऑर्डर में दिख रहा है नहीं, नेम के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या कोर्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय सी नेम, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, ASC, ASC मतलब असेंडिंग, और DESC मतलब डिसेंडिंग। अब ये नाम के अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, CJPR असेंडिंग। अगर वही डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, DESC, क्या लिखना होता, डिसेंडिंग। तो पहले RSA, फिर पाइथन, फिर PHP, फिर एंड ऑल, इस तरीके से। इसके लिए किसका यूज़ किया हमने, ऑर्डर बाय का। अब ऑर्डर बाय में भी अगर मान लो, ऑर्डर बाय तो समझ में आ गया, इसके अकॉर्डिंगली अगर मान लो कि फ़ी के अकॉर्डिंगली हम इसको ऑर्डर बाय करना चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ़ी है वो पहले आए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर बाय सी फी, और जो सबसे ज़्यादा फ़ी है वो पहले आए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, DESC डिसेंडिंग। अब मान लो कि मुझे चाहिए कि टॉप 3 जो सबसे ज़्यादा फ़ी वाला है उसका चाहिए, या एक काम करते हैं, इसको एम्प्लॉय वाले पे लगा के बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा क्लैरिटी के साथ। अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का इतने सारा है। अब मुझे इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा सैलरी वाला एम्प्लॉय कौन है, जिसका सैलरी सबसे ज़्यादा है। कैसे देखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, और क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंगली, ऑर्डर बाय नेट सैलरी, और किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग, ताकि टॉप वाला ऊपर आए। अभी सबसे टॉप वाला ऊपर आ रहा है, लेकिन बाकी भी तो रिकॉर्ड आ रहा है, मुझे तो बस एक चाहिए था। तो यहाँ ऑर्डर बाय के बाद एक और हम लोग पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, लिमिट। क्या यूज़ कर सकते हैं, लिमिट। लिमिट में क्या डाल देंगे, लिमिट में क्या डालेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक रिकॉर्ड दिख रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे 2 डालते तो टॉप 2 रिकॉर्ड को दिखाता। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि टॉप 3 दिखाओ, तो बस लिमिट 3 डाल देंगे। तो इसका बहुत यूज़ कर रहे होंगे जब हम लोग फिल्टर कर रहे होंगे रिकॉर्ड्स का, ऑर्डर बाय, लिमिट। तो ऑर्डर बाय भी हो गया, लिमिट भी हो गया। अब हम लोग डिस्टिंक्ट का यूज़ करना चाह रहे हैं। ये क्या होता है, ये यूनिक रिकॉर्ड को निकालता है। किसको निकालता है, यूनिक। अब मान लो
कि हम टोटल देखना चाहते हैं कि कितने डिपार्टमेंट में सारे एम्प्लॉई हैं, कितने डिपार्टमेंट में सारे एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ तो सब दिख रहा है, रिपीटेड भी दिख रहा है, लेकिन नहीं, मेरे को क्या चाहिए, यूनिक चाहिए सर। अब यहाँ सिटी अगर देखेंगे तो बहुत सारा सिटी आ जाएगा। अगर मान लो मुझे देखना है कि मेरे पास टोटल एम्प्लॉय कितने सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट सिटी, है ना, सिटी फ्रॉम, क्या लिख सकते हैं, EMP। तो ये बता दिया, लेकिन यहाँ रिपीटेड भी है, पटना गया पटना, ये क्या मतलब हुआ भाई, सिटी जितना है वो दिखाओ, रिपीटेड तो नहीं चाहिए था मेरे को। तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे हम लोग, स्पेलिंग सही है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये समझ में आ गया, क्या करता है ये, यूनिक वैल्यू को फेच करता है। तो अब इसके बाद आते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर। इसकी आवश्यकता नहीं आई, समझों में नहीं आएगा अभी, इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि इंडेक्स का काम होता है सिर्फ क्वेरी का टाइम को कम करना, क्वेरी के टाइम को। तो क्वेरी ऐसे भी इतना छोटा लिख रहे हो कि इसमें समय कितना लग रहा है, इसलिए अगर इंडेक्स बनाओगे भी फिर भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी जो एक काम का है बहुत इम्पॉर्टेंट, ऑलरेडी ट्रिगर पढ़े थे ट्रिगर का ही छोटा भाई है जिसका नाम है स्टोर्ड प्रोसीजर। जैसे बाकी लैंग्वेज में फंक्शन बनाते थे, उसी तरीके से एसक्यूएल में फंक्शन को क्या बोलते हैं, मतलब मल्टीपल जो एसक्यूएल का क्वेरी है, अगर मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरी को कोई एक सिंगल नेम में कंबाइन करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, स्टोर्ड प्रोसीजर। और अगर ये इसे इम्प्लिसिटली कॉल कर रहे हैं तब तो स्टोर्ड, इम्प्लिसिटली कॉल कर रहे हैं तो ट्रिगर है, और जब एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़े तो क्या बोलेंगे इसको, स्टोर्ड प्रोसीजर। तो कोई पूछेगा भी कि ट्रिगर और स्टोर्ड प्रोसीजर में क्या अंतर है, तो बोलोगे कि ट्रिगर भी एक स्टोर्ड प्रोसीजर ही है, लेकिन फ़र्क इतना है स्टोर्ड प्रोसीजर और ट्रिगर में कि ट्रिगर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता है, अलग से कॉल करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करना पड़ता है। जिस तरीके से फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में फ़र्क पड़े थे हम लोग कि फंक्शन को कॉल करना पड़ता था, लेकिन कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता था एज सुन एज आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उस क्लास में, याद है। तो यही अंतर समझो यहाँ पे किसके किसके बीच है, स्टोर्ड प्रोसीजर और ट्रिगर। तो ट्रिगर पे ऑलरेडी हम लोग का अच्छा खासा हो रखा है, वीडियो भी अपलोडेड है, देखो अगर भूल गए हो तो। अगर अब आते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे लिखा जाता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर। अच्छा, मान लो कि अगर एम्प्लॉय से मुझे रिकॉर्ड देखना है तो अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ना, वही कहाँ गया, ऐसा लिखना पड़ा कुछ, और भी बहुत सारा काम हो सकता है। तो जितने काम को करना है, लाइक कि एक काम करूं, अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, एग्ज़िट कर जाएं, बंद कर दिए। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों किए, कुछ समझाना चाह रहा है। अब अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो क्या दिखाएगा, बोलेगा नहीं। अब बताओ, कम से कम पहले तो डेटाबेस सेलेक्ट करने को बोल रहा है। अब हम एक साथ मल्टीपल क्वेरीज को चलाना चाह रहे हैं बाय कॉलिंग अ सिंगल नेम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी रिपीटेड टास्क जिसे मुझे बार बार लगता है कि परफॉर्म करना है, जैसे सेलेक्ट क्वेरी बार बार चलाना होता है, ऑल्टर बार बार चलाना पड़ता है, ऑल्टर का सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम क्यों ना उसके लिए क्या बना के रख लें, स्टोर्ड प्रोसीजर बना करके रख लें। अब चलो एक स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोग बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम वही ट्रिगर के जैसा ही डेलीमीटर बदलो। सबसे पहला काम क्या करना है, डेलीमीटर, पहले तो डेलीमीटर बदल दो। अब उसके बाद क्या लिखेंगे,
क्रिएट प्रो और प्रोसीजर का नाम क्या रख दें, गेट डेटा रख दें, गेट डेटा रख दें। जैसे फंक्शन के लास्ट में क्या डालते थे, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट डालते थे, तो यहाँ भी डालना जरूरी है। तो पहला काम तो ये होगा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम। दूसरे लाइन में क्या करते थे, जब फंक्शन बनाते थे तो उसका ब्लॉक शुरू करते थे, कर्ली ब्रैकेट या कोलोन देते थे। तो यहाँ क्या लिखना पड़ता है, बिगिन। अब जो काम करवाना है वो चीज़ यहाँ पे लिख दो। तो क्या काम करवाना है मुझे, सबसे पहले तो क्या कर लो भैया, यूज़ कर लो हबनेट को। अच्छी बात है, यहाँ सेमीकोलन देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्यों, क्योंकि डेलिमीटर चेंज कर लिए। अब इसके बाद क्या चाहता हूँ मैं, शो टेबल्स, टेबल पूरा दिखा दो भाई, जो भी काम करवाना है मेरे को। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम BPT, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम EMP। और कुछ करना है, जो भी करना हो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते। चलो अब ज़्यादा नहीं, बस समझा रहे हैं, इतना काफ़ी है। अब उसके बाद क्या करते हैं, एंड। और जब एंड करेंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, सेमीकोलन नहीं, ये वाला है ना। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं और क्या लिखते हैं, इसको कॉल करने के लिए लिखना पड़ता है। अच्छा डेलिमीटर बदल दें, नहीं रहने देते हैं अभी। यहाँ किसी भी स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करने के लिए मेथड है जिसका नाम है कॉल। उसके बाद क्या लिखेंगे, गेट डेटा, और लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा। अब एक गलती हुआ इसके हिसाब से, डेटाबेस सेलेक्टेड, अच्छा, उसकी गलती नहीं है, इसकी गलती है, ठीक है। शो टेबल्स, ओहो, अब इसके बाद फिर से बना दे, क्रिएट प्रोसीजर, और क्या सोचे थे, गेट डेटा, और उसके बाद बिगिन। उसके बाद डेटाबेस तो सेलेक्टेड है, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, शो टेबल्स, सारे टेबल्स को दिखा दे। उसके बाद क्या करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट DPT, और क्या करो फिर, सेलेक्ट करो कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय। बस इतना ही करके देख ले अभी, बाकी जितना भी क्वेरी डालना चाहे डाल सकते हैं। लास्ट में क्या लगाएंगे यहाँ पे, बन गया। अब अगर हम इसको कॉल करते हैं, पहले डेलीमीटर बदलने दो। हाँ, कैसे, इसमें बहुत बार गलती कर रहे हैं, इसलिए पहले इसको सुधार लें। अब क्या करेंगे, कॉल गेट डेटा, यही था ना, क्या बात है, कुछ समझ में आया तो बताओ। सबसे पहला काम क्या किया, जितने टेबल्स था वो दिखा दिया, फिर किसका रिकॉर्ड दिखा दिया, डिपार्टमेंट का, फिर किसका दिखा दिया। तो ये कमाल किसका है, स्टोर्ड प्रोसीजर। हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं पाइथन, C++। तो क्या है, फंक्शन है वो। स्टोर्ड प्रोसीजर इज नथिंग बट अ फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।